सो द चैप्टर नेम इज़ रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स और हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर पे। और जो 15 साल के पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि ये जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और मैंने हर बार कहा है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस है मतलब लॉन्ग आंसर जो होते हैं वो लिमिटेड नंबर के बन सकते हैं एक चैप्टर से। तो अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाते हो तो फिर 95 प्लस स्कोर करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट फर्दर डिले। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो इस सेशन का पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज आयुष राज एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो पहला सवाल है दैट इज हाईलाइट एनी टू इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1989 ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। 1989 के इलेक्शन रिजल्ट के क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, इस पर सवाल पूछा जा रहा है। 2014 का सवाल। सबसे पहली चीज, कांग्रेस सिस्टम का एंड यहाँ पर होता है। मतलब जिस तरह की सेंटालिटी थी, जिस तरीके के डोमिनेंस देखने को मिला था सिंस द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, वो अब खत्म होता हुआ दिखेगा। 1952 के पहले इलेक्शन के बाद अगर बात करें तो पूरा सिलसिला चला था। और उसके बाद 77 में एक थोड़ा सा गैप आया था जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। हालांकि वो भी शॉर्ट लिव थी। वापस से 80 का जो इलेक्शन लड़ा गया था उसमें वापस कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। 84 में अगेन राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उसमें तो बहुत ज़्यादा ही सीट्स मिल गए थे। ठीक है। लेकिन फिर जब 89 का इलेक्शन लड़ा जाता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी हार जाती है और उसके बाद से आप देखोगे कोलिशन गवर्नमेंट का पूरा सिलसिला चलता है टिल 2014, जहाँ तक हर एक बार कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार ही बनती नजर आती है और एक भी बार ऐसा नहीं होता है कि कोई सिंगल पार्टी को मेजोरिटी मिलता है। और 89 के इलेक्शन हारने के बाद एक तरह से ये कहा जाता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा कि ये कांग्रेस सिस्टम का अब खात्मा हो चुका था। मतलब जिस प्रकार की सेंट्रलिटी कांग्रेस एंजॉय कर रही थी इतने सालों से वो अब खत्म हो जाता है। तो पहला इफेक्ट ये कि इट वाज द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। एंड दूसरी चीज़ कि कोलिशन पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो जाता है और बड़े स्केल पर आप देखोगे कि रीजनल पार्टीज का रोल इंक्रीज हो जाता है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल पॉलिटिक्स, राइट। तो ये दो इफेक्ट है जो आप कह सकते हो कि 89 के इलेक्शंस के बाद देखने को मिलते हैं इंडियन पॉलिटिक्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द कोलिशन गवर्नमेंट मीन, मतलब गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है। एक एग्जांपल बताइए आप गठबंधन सरकार के। तो सबसे पहले कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज साथ में आती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसको आप कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। जब किसी एक पार्टी के पास इतने सीट्स नहीं होते कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके एट द सेंट्रल लेवल लोकसभा एंड स्टेट लेवल विधानसभा, तो उस स्थिति में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी साथ में आती है और सरकार फॉर्म करती है। एग्जाम्पल बताने हैं आपको कोलिशन गवर्नमेंट के तो आप कई सारे बता सकते हो। सबसे पहला जो कोलिशन गवर्नमेंट का एक तरह से आप देख सकते हो वो 77 का था इलेक्शन। और उसके बाद तो 89 के बाद तो ये पूरा सिलसिला ही चलता है टिल 2014। वहाँ तक तो आप देखोगे कि कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी, चाहे वो पी सिंह के नेतृत्व में बनी हो, नेशनल फ्रंट की सरकार बनी हो या फिर यूनाइटेड फ्रंट बनी हो उसके बाद या फिर बीच में एनडीए यूपीए ऐसे कई सारे कोलिशन गवर्नमेंट बने हैं। तो आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें आप। थर्ड क्वेश्चन है कि विच वाज द टू डेवलपमेंट्स अराउंड 1986 दैट बिकेम सेंट्रल टू द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एज ए हिंदुत्व पार्टी। बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी के रूप में ग्रो करी थी 1986 में। ऐसे दो इवेंट्स के बारे में, दो डेवलपमेंट्स के बारे में आपको बताना है। पहला, साबानो केस 1985 में। होता क्या है आपको कहानी पता है, मैंने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बना रखा है, आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। साबानो जो एक मुस्लिम महिला थी, एलिमनी के ऊपर केस हुआ था। उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने तलाक दे दिया था और उसके बाद उन्होंने फिर साबानो ने हाई कोर्ट में और अपील किया था। एंड उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और वहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है। इवन हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने डिसीजन दिया था कि जो शौहर है मतलब हस्बैंड है साबानो के, उनको पैसे देना चाहिए, गुजारा भत्ता देना चाहिए अपनी वाइफ को। लेकिन राजीव गांधी की सरकार जो थी उन्होंने फिर एक एक्ट पास किया था दैट वाज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। और इस जो रूलिंग थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको ओवरटर्न कर दिया था। एंड बीजेपी ने इस चीज़ को, इस मुद्दे को बड़े स्तर पे उठाया था कि ये कांग्रेस पार्टी जो है मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए काम कर रही है और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए काम कर रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा निकल के आता है अयोध्या डिस्प्यूट 1986 में। जब फैजाबाद की जो कोर्ट होती है उसने ये डिसीजन दिया था कि जो बाबरी मस्जिद वाला इलाका, जो विवादित इलाका है, उसको फिर खोला जाएगा और वहाँ पर हिंदूज भी जाकर दे कैन ऑफर देयर प्रेयर्स। तो ये भी जो स्टैंड था, ये भी बीजेपी के ग्रोथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बीजेपी फिर रथ यात्रा भी ऑर्गेनाइज करती है एंड फिर आगे के इवेंट्स चलते रहते हैं और जिसके बाद
बीजेपी एक हिंदुत्व पार्टी के रूप में ग्रो करती है इंडियन पॉलिटिक्स। अब हम लोग 4 मार्कर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और चौथा सवाल आपके सामने है। इन व्हाट वेज डू द कोलिशन गवर्नमेंट प्रूव टू बी मोर डेमोक्रेटिक देन द वन पार्टी गवर्नमेंट्स? 2022, 2012, 11, 9 कई साल पूछा जा चुका है ये सवाल। कोलिशन गवर्नमेंट किस प्रकार से ज़्यादा डेमोक्रेटिक है वन पार्टी गवर्नमेंट से, मतलब वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक इथोस को प्रमोट करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या फिर अलग ढंग से पूछा जा सकता है कि कोलिशन गवर्नमेंट की क्या बेनिफिट है सिंस 1989, 2019 का सवाल। दोनों का मतलब बस एक ही है, आपको आंसर इसी तरह से फ्रेम करना है। आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज पहले समझना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो दोनों का मतलब आप एक ढंग से आप समझ सकते हो कि कोलिशन गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के बारे में बताना है। सबसे पहली चीज़ कि आप एक छोटा सा इंट्रो भी लिख सकते हो कोलिशन गवर्नमेंट का, जो मैंने आप पिछले आंसर्स में आपको बताया, यू कैन राइट दैट। मैंने इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहा, तो इसलिए यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हो। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है उसको आप एक लाइन में डिफाइन कर दोगे, उसके बाद इसके बेनिफिट के ऊपर लिखो। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि मल्टीपल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपने अपने जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उस चीज़ के साथ वो कोलिशन गवर्नमेंट में आते हैं और उनके अपने पॉलिटिकल व्यूज़, अपनी आइडियोलॉजी को वो वहाँ पर रखते हैं और सरकार में भी उस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। डिसीजन मेकिंग में शेयरिंग होती है, पावर शेयरिंग एक तरह से आप कह सकते हो कि कोई एक पार्टी नहीं है जो वहाँ पर डिसीजन ले रही, मल्टीपल पार्टीज़ हैं, उनसे कंसल्ट करना पड़ता है, उनके व्यूज़ जाने पड़ते हैं और उनके उनके उनको साथ में लेकर तब डिसीजन लेना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी शेयर डिवीज़न देखने को मिलता है। नेगोशिएशन होता है, कंसेंसस होता है, कई बार कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर आपको दूसरी पार्टी की भी सहमति चाहिए होती है, आप अकेले कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, तो ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इंक्लूसिविटी एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन, कई बार होता है कि रीजनल पार्टीज़ सब भी आते हैं सरकार फॉर्म करने में, तो फिर आप उनके डिमांड्स को भी साथ में लेकर चलोगे, उनको नेगलेक्ट करके नहीं चलोगे, राइट। तो ये इंक्लूसिविटी को और बढ़ाता है और रीजनल पार्टीज़ और रीजनल जो डिमांड्स है उसको भी कैटर करने के लिए चीज़ें एक बेनिफिशियल बनती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट के ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि देखने को मिलते हैं इंडियन पॉलिटिक्स। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं जिसको भी आपको समझ में आना चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मंडल कमीशन, व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन। मंडल कमीशन क्या था? मंडल की जो राजनीति है, मंडल की राजनीति भारतीय इतिहास और पर्टिकुलरली जो बिहार का जो राजनीतिक इतिहास रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसमें इसका रोल रहा है। 2008 और 2015 का ये सवाल। मंडल कमीशन क्या था? मंडल कमीशन दरअसल उसका ऑफिशियल नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसके जो हेड थे वो बीपी मंडल, जो एक ज़माने में कुछ महीनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको बनाया गया था और उनके नाम से ही मंडल कमीशन फिर पड़ा। ठीक है, ऑफिशियल इसका नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। इसको बनाया गया था 1979 में। इसका काम क्या था? इनको काम ये दिया गया था कि पता करने के लिए कि भारत में अभी भी कौन कौन से कम्युनिटीज़ हैं जो अभी भी पिछड़े हैं। ठीक है, भारत के संविधान की अगर बात करूँ तो शुरुआती समय में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बनाए गए थे, 2 लिस्ट बनाए गए थे कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये कम्युनिटीज़ है और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है। ठीक है, और इन लोगों को रिजर्वेशन दिए गए थे। लेकिन इतने सालों के बाद भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ थे, बहुत सारे ऐसे कास्ट थे जो कि पिछड़े हुए थे। तो इनको यह रिकॉग्नाइज करने के लिए बताया गया था कि कौन से कम्युनिटीज़ आज भी सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए रिकमेंडेशन देना। तो ये चीज़, इसके लिए सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था अंडर मोरारजी देसाई गवर्नमेंट 1979 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट करा। रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशन दिया? सबसे पहला रिकमेंडेशन यही था कि हम लोग एक नया कैटेगरी बनाते हैं, कुछ और क्लासेस, कुछ और कास्ट को लेते हैं और इन क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाए। कितना? 27%। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब में इनको 27% रिकमेंडेशन दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। दूसरी चीज़, लैंड रिफॉर्म किया जाए ताकि ओबीसी का जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनकी कंडीशंस इंप्रूव हो सके। और तीसरी चीज़ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक सर्विसेज में उनके जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी लो है, उसको भी इंक्रीज़ करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करने चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थे मेजरली, हालांकि बहुत सारे रिकमेंडेशन थे बट मेजरली ये सारे रिकमेंडेशन थे। बाद में इनका जो रिकमेंडेशन है वो एक तरह से ठंडे बस्ते में चला जाता है क्योंकि वापस से कांग्रेस की सरकार आ जाती है और काफ़ी समय तक ही चलता है। अल्टीमेटली जब वीपी सिंह की सरकार आती है 1989 के इलेक्शंस में जीत कर, तो उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करा जाता है। तो यहाँ पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हो इस रिमार्क के साथ कि जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन था वो 1990 में इम्प्लीमेंट किया गया था। और कौन सा पार्ट? तो वही ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट।
So that was the Mandal Commission and all about that. Next, why is the implementation of the recommendation of the Mandal Commission considered a step to eradicate social and economic backwardness? Highlight any 2 reasons. क्यों मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसका इम्प्लीमेंटेशन सामाजिक और आर्थिक बैकवर्डनेस को ठीक करने के लिए ज़रूरी था? 2 रीज़न बताइए. देखिए, अगेन आप मंडल कमीशन के ऊपर एक छोटा सा इंट्रो दे दोगे, 4 मार्कर क्वेश्चन है तो अच्छा लगता है और आप उस चीज़ को और बेटर तरीके से प्रेजेंट भी कर पाते हो अगर आप एक इंट्रो भी देते हो. तो मंडल कमीशन का वही इंट्रो जो अभी हम लोगों ने बात कर रहा था, 2 इशू को ये एड्रेस कर रहा था. पहला, सोशल जस्टिस को ये प्रमोट कर रहा था. अभी भी मंडल कमीशन में ये चीज़ें हाईलाइटेड थी कि अभी भी देश में ऐसे कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे कुछ कास्ट हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बेहतर हो सके. ठीक है, और ये जो मार्जिनाइज कम्युनिटी है उनका विकास हो सके. दूसरी चीज़, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए चीज़ थी कि अभी भी ये जो क्लास है, ये जो कम्युनिटी है, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है. तो इनको अगर आप आगे बढ़ाते हो, इनको जॉब्स प्रोवाइड करते हो, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी दूर होगी. पहली चीज़ कि सोशल जस्टिस भी होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट भी होगा. दूसरी चीज़, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी दूर होंगे. तो ये 2 कारण थे जिसके कारण से ये रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी के लिए भी. 7th क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 चेंजेस दैट टुक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014. 2 चेंजेस के बारे में बताने हैं जो 2014 के बाद से भारत की राजनीति में देखने को मिलते. पहली चीज़, इमरजेंस ऑफ बीजेपी एज ए डोमिनेंट फोर्स. 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ जीती है. और आप कह सकते हो कि 84 का जो इलेक्शन हुआ था ना लास्ट, उसमें ही फुल मेजोरिटी की सरकार बनी थी. उसके बाद से एक पूरा सिलसिला चलता है कोलिशन गवर्नमेंट का, और 2014 में जाकर पहली बार ऐसा होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप से या खुद के बलबूते पर सरकार बनाने के काबिल बनी थी. ठीक है, तो ये चीज़ बनती है. और बीजेपी का आप राइज देख सकते हो कि जब 1984 का इलेक्शन होता है उस समय केवल 2 सीट जीत के आई थी, और जब 2014 का इलेक्शन होता है तो 300+ सीट्स वहाँ पर गेन करके आई. तो ये चीज़ है. और इसमें आप लिख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हुई थी और गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था. और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला था, क्योंकि 2004 से 2014 तक भी यूपीए की सरकार रही थी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस लीड रोल प्ले कर रही थी. तो उनका डोमिनेंस अब ख़त्म करते हैं और एक तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाशिए पे ले आए थे. क्योंकि देखो, आप इसका सूचक क्या है, अगर आपको अपोजिशन पार्टी बनना है ना, तो लोकसभा में आपके पास कम से कम 10% सीट होने चाहिए. उतने भी सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जीत पाई थी इन 2014 इलेक्शन और इवन इन 2019 इलेक्शन. तो दैट वाज दैट. सेकेंड क्या, 1 पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन. ये जो आप देख रहे होते हैं ना 1989 के बाद से लेकर 2014 तक, इसमें क्या हो रहा था कि कोलिशन बनाने की ज़रूरत बिल्कुल थी. सरकार बनाने के लिए आपको कोलिशन बनाना ही पड़ेगा. लोकसभा में कितने सीट्स हैं? 543 के लिए इलेक्शन होते हैं. 543 में से आपको सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 272. 1989 के बाद से क्या हो रहा था कि कोई भी एक पार्टी 272 का आंकड़ा पूरा ही नहीं कर पा रही. उनके लिए मजबूरी था कि वो दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करे. लेकिन 2014 का इलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी अकेले सरकार बनाने के लिए केपेबल थी, बट स्टिल उसने अदर पार्टीज को अपने साथ लिया था. और ये भी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इसको NDA 3 कहा जाता है, 2014 का जो चुनाव में जो सरकार बनी थी. लेकिन ये क्या था? ये सरप्लस मेजोरिटी कोलिशन था. ये कोलिशन गवर्नमेंट है बट ये सरप्लस मेजोरिटी, मतलब जो इसमें डोमिनेंट पार्टी है और लीडिंग पार्टी है बीजेपी, वो खुद से बनाने के लिए काबिल, वो 300 से ज़्यादा सीट उसके पास, लेकिन स्टिल वो कोलिशन फॉर्म कर रही. ठीक है, तो ये चीज़ कहा जाता है कि जो आपका कोलिशन पार्टी पॉलिटिक्स है वो 1 पार्टी लेड कोलिशन से 1 पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो. पहले क्या था कि एक पार्टी लेड कोलिशन होता है. फॉर एग्जांपल के लिए यूपीए, तो यूपीए में क्या होता है, कांग्रेस लीड कर रही थी और बाकी पार्टीज थी. या पहले NDA फर्स्ट एंड NDA 2 जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में थी, उसमें भी क्या था कि बीजेपी लीड कर रही थी
बट और भी पार्टीज की जरूरत महसूस। लेकिन वन पार्टी डोमिनेटेड कोलिशन क्या है अभी के समय में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है 14 में 19 में, उसमें क्या है, डोमिनेटेड कोलिशन है। बीजेपी को छोड़ के भी चले जाएंगे ना दूसरे पार्टी, तब भी सरकार बनी रहेगी, ऐसा नहीं होगा गिर जाएगी। सो ये चेंज देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 89 के इलेक्शन के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में क्या बड़ा चेंजेस देखते हो। तो पहला चेंज कि कांग्रेस का डिफीट होता है और कांग्रेस सिस्टम का खात्मा हो जाता है। एक समय जहां 84 के इलेक्शन में 415 सीट जीत के आई थी, 89 के इलेक्शन में केवल 197 सीट ही जीत पाई। तो इट वॉज एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। दूसरी चीज़, मंडल इशू का राइज होता है 1990 में, जब मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद से ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में। आज भी ये चीज़ें निकल के आती है कभी कभी। हालांकि उस समय की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे और काफ़ी सारी पार्टीज के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को खेल रहे थे। और फिर बाद में इंदिरा स्वामी का केस होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नो दिस इज़ ओके एंड बस इसमें क्रीमी लेयर का एक प्रोविज़न डालो, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एनीवे, थर्ड चीज़ कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे काफ़ी कंसेंसस हो गया है। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा था, अलग अलग पार्टीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने चाहिए नहीं करने चाहिए। राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत करी और पीक पे पहुंचा, एक तरह से आप कह सकते हो पीवी नरसिम्हा राव के समय में, जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए। बट इसकी शुरुआत राजीव गांधी ने कर दी। आज के समय में देखने को मिलता है कि अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे सभी लोग राजी हो गए, चाहे कोई भी पार्टी है, वो इस चीज़ पर राजी हो गए हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहिए, इसी तरीके से चलानी चाहिए जिस तरीके से हमारे। लेकिन उस समय जब रिफॉर्म्स की बात निकली थी ना, चाहे वो राजीव गांधी के समय हो या पीवी नरसिम्हा राव के समय, तो बहुत सारी पार्टीज ने इसको क्रिटिसाइज किया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं करने चाहिए या इतने ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करने चाहिए हमारे इकोनॉमिक सिस्टम। ये चीज़ है। फिर अयोध्या डिस्प्यूट, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था 1992 में, जो विवादित स्ट्रक्चर था बाबरी मस्जिद का, उसको दिसंबर में तोड़ दिया जाता है और उसके कारण फिर जगह जगह पे हिंसाएं होती हैं, बीजेपी का ग्रोथ होता है उस पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द। तो ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट था। उसके बाद एक बड़ा इवेंट, मेजर इवेंट, वो था असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। जब वो 1989 का इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद फिर वीपी सिंह की सरकार बनती है, बट इट वाज आल्सो शॉर्ट लिव। और फिर दोबारा जब 1991 में चुनाव किया जाता है, बीच में वैसे चंद्रशेखर भी बने थे कुछ दिनों के लिए, बट फिर 1991 में जब इलेक्शन दोबारा किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है, उसी इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान राजीव गांधी जी तमिलनाडु जाते हैं और वहाँ पर फिर उनको लिट्टे के द्वारा ही भेजे गए। लिट्टे आप जानते हो, श्रीलंका में जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल जो था, उनका द्वारा भेजा गया, जो एक कह सकते हो फिदाइन था या सुसाइड बॉम्बर थी, उसने फिर राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया। तो वो चुनाव तो लड़ा गया, लेकिन राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया कि भाई भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो फिर पीवी नरसिम्हा राव वहाँ पर बनाया गया प्रधानमंत्री। बट ये चीज़ है, तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे 1989 के इलेक्शंस के बाद, राइट। इसमें से कोई भी आप 4 लिख सकते हो, क्योंकि आपसे 4 मेजर डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है। 6 मार्कर क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राजनीति में जो रीजनल पार्टीज का जो रोल है, इंक्रीजिंग रोल, उसको हाईलाइट करना है। तो आप देखोगे 1990 के बाद तो रीजनल पार्टीज का काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग स्टेट्स के रीजनल पार्टीज आते हैं और अपने अपने इंटरेस्ट और एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे क्या हुआ, हमारा रीजनल एस्पिरेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ है, हमारी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में और ज़्यादा इंक्लूसिविटी आई है। साथ ही साथ कि अब मेजर जो सेंट्रल पावर है ना, या आप कह सकते हो नेशनल पार्टी, वो भी ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं यार, हमें सरकार बनाने के लिए इनकी ज़रूरत है, तो मतलब हमें इनकी डिमांड भी सुननी चाहिए। पहले क्या होता था, सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनसे, उनकी सुने ना सुने क्या ही दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज़ है। या फिर सेंटर में कांग्रेस की सरकार है, स्टेट्स में मान लो कि किसी और की सरकार है, तब भी क्या होता था, तब भी एक टसल चलता था, तब भी सुने ना सुने क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब रीजनल पार्टी की मदद से आपने सेंटर में सरकार बनाया, तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो उनका इंटरफेरेंस होता है, उनके इंटरेस्ट को भी आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसको भी एक्सेप्ट करते हो। मसलन नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनते चला गया था, राइट। तो इसने इंडियन डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डाइवर्स बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 3 फैक्टर्स दैट लेड टू ए मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। क्या कारण बने जिसके कारण से कोलिशन गवर्नमेंट्स बननी शुरू हो गई? पहली चीज़, आप एक छोटा सा इंट्रो दोगे कि भाई 89 के बाद से 2014 तक हर एक बार कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत थी ही थी, राइट। 14 के बाद भी बनेंगे कोलिशन गवर्नमेंट इन NDA 3 एंड NDA 4 ही चल रही, बट इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज़, क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम की ज़रूरत पड़ी? भाई यहाँ पे आपको कांग्रेस पार्टी का डिफीट हो गया है, ठीक है। इसके कारण से एक पावर वैक्यूम निकल के आया है और छोटी छोटी पार्टीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया। रीजनल पार्टी और रीजनल एसेसन का आप विकास देखोगे, दलित पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अब पॉलिटिकल खींचत आनी शुरू हो गई। फिर उसका कोलिशन गवर्नमेंट में देखोगे कि किसी भी सिंगल पार्टी के पास इतनी सीट्स नहीं होती थी 89 के बाद से कि वो सरकार फॉर्म कर सके। इस कारण से फिर क्या होता था, रीजनल पार्टीज़ का यहाँ पर रोल बढ़ता गया और बहुत सारी पार्टीज मिलकर सरकार बनाने शुरू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राइज के पीछे के 3 फैक्टर्स के बारे में बताइए। सबसे पहले बीजेपी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे कि बीजेपी कहाँ पर 1984 में केवल 2 सीट जीत के आई थी, 2019 के इलेक्शन में 303 सीट जीत के आई, क्या कारण थे? पहली चीज़, हिंदू नेशनलिज्म पे उनका एम्फेसिस काफ़ी ज़्यादा था। 86 के बाद से आप देखोगे कि शुरुआत में बीजेपी की आइडियोलॉजी काफ़ी अलग थी, बट 86 के बाद उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को हिंदू नेशनलिज्म पे ज़्यादा फोकस कर दिया, हिंदुत्व की राजनीति पे करने शुरू कर दिए और उनका सपोर्ट और उनके पोजीशन को कंसोलिडेट इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि हमें हिंदूज़ का ज़्यादा सपोर्ट मिले और हिंदू कल्चर और इसके आइडेंटिटी को प्रमोट करने की वो बात करने लगे। कोलिशन पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो बीजेपी ने कई सारी पार्टीज़ के साथ कोलिशन फॉर्म कर करके गवर्नमेंट फॉर्म किया था और इससे क्या हुआ, रीजनल पार्टी को साथ में लेके चलते थे तो उनका रीजनल बेस भी इंक्रीज होता चला गया, तो दूसरा रीज़न था। तीसरी चीज़ कि मिडिल क्लास का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला बीजेपी को। बीजेपी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनका जो ओवरव्यू था कि भाई हमें इस तरीके से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि बीजेपी एक राइट विंगर पार्टी, अगर मैं इकोनॉमिक डायमेंशन से भी देखूँ तो, पॉलिटिकल डायमेंशन से तो है ही, इकोनॉमिक डायमेंशन से देखूँ तो भी बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो राइट विंगर्स है। इसका मतलब वो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, वो कैपिटलिज्म की बात करते हैं, वो फ्री हैंड देने की बात करते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो मिडिल क्लास है उनका काफ़ी सपोर्ट मिला उनको और प्रो मार्केट रिफॉर्म के कारण ये सारी चीज़ें हो पाई, राइट। तो इनको अलग अलग जो पॉपुलेशन में सेक्शन है उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये इन फैक्टर्स के कारण भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी पार्टी बन के उभरी और अभी डोमिनेटिंग पार्टी है। अभी आई थिंक 11 से 12 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, राइट। सो ये सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012, 13, 15, 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर करके जाइए। वो 4 पॉइंट बताइए जिस पर कंसेंसस बन चुका है, मतलब अब ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ये मान के चलिए कि भाई ये तो हमको मान के चलना है, इसके ऊपर अब डाइवर्स व्यूज़ नहीं देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पॉइंट? पहली चीज़, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे सबका एग्रीमेंट हो गया है। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी अब इस चीज़ पर विवाद नहीं करती या एक दूसरे पर पटाक्षेप नहीं लगाती या आक्षेप नहीं लगाती है कि भाई आपने ये रिफॉर्म्स क्यों किए या आपकी ये पॉलिसी प्रो कैपिटलिस्ट क्यों है, ये सारी चीज़ें वो लोग मान चुके हैं। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991 में जो अडॉप्ट किया गया था, दैट इज़ करेक्ट फॉर आवर कंट्री एंड दैट बिकेम बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर नेशन एंड आवर इकॉनमी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 1991 में कहाँ हमारे देश में इतना भी पैसा नहीं बचा था कि 2 हफ्तों तक के इम्पोर्ट बिल को हम लोग चुका सकें, और आज दुनिया में हम सब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एस्पायर कर रहे हैं कि जल्दी ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, और बिकॉज ऑफ दिस। सो एक कंसेंसस बन चुका है इस चीज़। दूसरी चीज़, स्टेट लेवल पार्टीज़ का रिकग्निशन हो चुका है कि भाई स्टेट लेवल पार्टीज़ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नेंस में। आपको सरकार बनानी है या वैसे भी, तो आपको स्टेट लेवल जो पार्टीज़ हैं या रीजनल पार्टीज़ हैं उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को सुनना पड़ेगा, उनके आइडियोलॉजीज़ को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अब प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन ज़्यादा होता है रैदर आइडियोलॉजिकल पोजीशन के। अब पार्टी इस चीज़ पर नहीं लड़ती कि मेरी आइडियोलॉजी ये है और आपकी आइडियोलॉजी है तो उसके बीच में लड़, अब वो लोग प्रैक्टिकल इशूज़ पे लड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इवन की अगर मैं बात करूं कि बीजेपी है या कांग्रेस है या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब अब प्रैग्मेटिक इशूज़ पे ज़्यादा लड़ते हैं कि प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ पे।
ऐसा नहीं कि मेरी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और इसी चीज़ को हम लोग आगे लेके चलेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, नहीं। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जो इशूज़ निकल के आते हैं, उस पे ये लोग उस चीज़ पर लड़ते हैं और उस चीज़ पर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है। चौथा चीज़, रीजनल ऑटोनॉमी एंड पावर शेयरिंग देखने को मिलता है। इसमें रीजनल पार्टीज़ को इवन कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर वहाँ पर नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी सब मिलकर पावर शेयरिंग करते हैं और रीजनल ऑटोनॉमी देखने को मिलता है। जो एक ज़माने में मैंने बताया था कि कांग्रेस पार्टी स्टेट में है, सेंटर में, दोनों जगह पे है, तो फिर ऑटोनॉमी नहीं मिलती थी। या फिर सेंटर में स्टेट कांग्रेस पार्टी है, स्टेट्स में अदर पार्टीज़ है, तो भी उनको डिसीजंस लेने में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, उनको फंड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। कई बार स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको गिरा भी दिया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा के और सारी चीज़ें करी जाती थी। तो ये भी देखने को मिलता था। वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई है और स्टेट से रिप्रेजेंटेशन के कारण जो स्टेट का रीजनल इम्बैलेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो भी करेक्ट हुआ है। तो दैट्स इट इन दिस लेसन और आई होप कि इन क्वेश्चंस को आपने समझ लिया। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आप फ्रीली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर। और आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।